अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आपसे विनम्र आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इन दिनों सोशल मीडिया पर दो वीडियो बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है और दूसरा वीडियो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। दरअसल योगी जी का जो वीडियो है वो 2006 का है और ये वीडियो संसद के अंदर का है, जब योगी जी ने दिल का दर्द रोकर बयां किया था। और दूसरा वीडियो ओवैसी साहब का है और ओवैसी साहब का भी संसद का वीडियो है और उस वक्त का वीडियो है, उस दिन के बाद का वीडियो है जब ओवैसी साहब पर अटैक होता है, उन पर हमला होता है और हमले के बाद वो डरते नहीं हैं, वो रोते नहीं हैं, वो घबराते नहीं हैं, बल्कि किस बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं, उसी की तारीफ हो रही है। और सोशल मीडिया में लगातार लोग दोनों की तुलना कर रहे हैं। लोग दरअसल ये लगातार सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि असल शेर कौन है और जो कागजी शेर है वो कौन है। ये मेरे तरफ से नहीं कहा जा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया में लगातार दोनों नेताओं की तुलना की जा रही है। आपसे गुजारिश करते हैं कि पहले योगी जी का वो वीडियो देखिए जब उन्होंने 2006 के दौरान, उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव जी, और तब संसद के अंदर रो रो कर योगी जी ने कहा था कि यूपी की पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है। तब उन्होंने लोकसभा स्पीकर से अपने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो मैं जो अपनी मेंबरशिप है उसको त्यागने को तैयार हूं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी साहब, उन्होंने भी जो है साहब पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखी और बेबाक होकर उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सुरक्षा ही करना है तो आम जन की सुरक्षा कीजिए। दोनों वीडियो देखिए और आप खुद तुलना कीजिए। सर मुझे बोले don't be tell him go on little. Yogi ji, we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूं, 4 मरतबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अज़ाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में, उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक काउंटर सेल बनाइए आप। और सर,
ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। सर, आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले, तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहें आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हुआ है, तब से राजनीतिक गलियारों में सियासी चहमी गोइयां होनी शुरू हो गई हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह प्री प्लान था,
कुछ लोगों का कहना था कि भाई हमारी सहानुभूति ओवैसी साहब के साथ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने, सपा ने और तमाम तर दलों ने अपनी अपनी बात रखी। तमाम तर लोगों ने सकारात्मक तौर पर और पॉजिटिव तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट किया कि चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और तमाम तर लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है। और सबने यही कहा कि हमारे देश का संविधान सबको यह अधिकार देता है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसी बीच शिवसेना के एक बड़े नेता हैं, सांसद हैं संजय रावत जी, उनकी पार्टी भी यूपी में चुनाव लड़ रही है। आज तक को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बातें कही है वो हिला देने वाली है। उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि दरअसल यूपी में ओवैसी साहब का बीजेपी के साथ गठबंधन है और बीजेपी को जो अपेक्षाएं ओवैसी साहब से थी वो नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा खेल रचा गया है। ऐसा शिवसेना के जो सांसद हैं, जो संजय रावत जी हैं, पुराने लीडर हैं, उनका ये दावा है। एक पार्टी के प्रमुख यहाँ आते हैं ओवैसी साहब, और उनके ऊपर 5 या 6 राउंड गोली चलती है। गोली कहाँ चलती है? तो टायर पे चलती है, टायर के ऊपर चलती है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, कुछ रहस्य है, और रहस्य हमेशा राजनीतिक होता है। तो देखे, मैं निंदा करता हूँ इस हमले की, चाहे हमारे घोर विरोधी है, लेकिन राजनीति में इस प्रकार के हमले, ऐसे हमले फिजिकल और बिलो द बेल्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन अब ये हो रहे हैं। ये पूरा राजनीति का टेस्ट जब से बीजेपी सत्ता पे आई है तब से बिगड़ गया है। रहस्य की आपने बात की, किस तरह का रहस्य देख रहे हैं आप? तो बड़े नेता रहे हैं, आपने चीजें देखी हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की उम्मीद ओवैसी साहब से कर रही थी वो नहीं हो रही। जो यहाँ का जो मुस्लिम बेस है या और जो ओबीसी बेस है वो बीजेपी को नहीं मिलता है, ना ओबीसी के पास जा रहा है। ओबीसी का जो प्रचार चल रहा है ओवैसी साहब का, उसका ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान भी नहीं है। इतने बड़े बड़े भड़काऊ भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन कुछ जमीन पर काम नहीं हो रहा है। तो उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए ओवैसी साहब भी चुनाव मैदान में है, तो क्या किसी ने ये प्लान तो नहीं किया है? ऐसे लोगों के मन में शंका और चर्चा है। ऐसा अगर होता, मतलब मान लीजिए प्लान हुआ है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? नुकसान किस, अगर ओबीसी साहब के पार्टी को वोट मिलेगी तो नुकसान किसको होगा और फायदा किसका होगा, ये आप देख लीजिए और बात कर लीजिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों का परसेप्शन बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जो आरोपी धरे गए हैं और जिस तरह से उन्होंने दावा किया है और जिस तरह से उनके रिलेशंस बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं, कद्दावर नेताओं के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, रक्षा मंत्री के बेटे के साथ हैं, तमाम तर जो नेताओं के साथ, बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ जो उनके रिलेशंस हैं, उनके साथ जो सोशल मीडिया में जो फोटोग्राफ्स हैं, उससे लोगों का ये कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी अक्सर इस तरह के मामला करते रहते हैं, ऐसा लोगों का इल्ज़ाम है, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन यह भी हकीकत है कि इस पूरे चुनाव में जो असल मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं करता। कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई कोरोना काल में उन लाशों की बात नहीं करता, कोई महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करता। बात होती है तो हिंदुओं की होती है, बात होती हो तो मुसलमानों की होती है, बात होती है तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात होती है, इनके बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की बात होती है, इनके बीच जो है साहब एक ऐसी दीवार पाटने की बात हो रही है जिस दीवार को कभी तोड़ा ना जाए। हालांकि दोस्तों, ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नेता जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, वो नेता जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि जब से ओवैसी साहब के साथ ये घटना घटी है तब से कहीं ना कहीं ओवैसी साहब का जो ग्राफ है वो यूपी के अंदर खासकर मुसलमानों में बढ़ा है। और जब से ओवैसी साहब के जो आरोपी हैं, ओवैसी साहब पर जो हमला करने वाले लोग हैं और उनका सीधा सीधा मामला जब बीजेपी के साथ जुड़ा है तो कहीं ना कहीं इसका भी सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है? निश्चित रूप से इसमें नुकसान सपा का हो रहा है, समाजवादी पार्टी का हो रहा है। आप यूपी की जनता हैं, आप बेहतर जानते हैं कि आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कौन बेहतर है। फैसला आपको करना है और जब भी आप वोट करें तो धर्म की जो दीवारें हैं उसको तोड़कर वोट करिए। अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने राज्य की खुशहाली के लिए
इन चीज़ों को मुद्दा बनाइए और इन चीज़ों को ध्यान में रख करके वोट कीजिए।